गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जीवीए, जीडीपी, जीएनवी, एनडीपी एंड एनपीपी। इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंजप्शन करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसमें हमारे जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारी कंट्री की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें मनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो जस्ट फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, अटैचमेंट के लिए, वेलफेयर पर्पस के लिए ही किया जाता है। जैसे कि economic activities refers to any action process that involve the production, distribution and consumption of goods and service in an economy. It include all the activities that create value and contribute to the economic input. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसमें हमारे प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में These are the actions taken for personal satisfaction, हमारी संतुष्टि के लिए, किसी की भलाई के लिए, या हमारा इमोशनल अटैचमेंट के लिए हम ये करते हैं, जिसका इंटेंट इनकी भलाई या कुछ यही होता है, लेकिन उसमें कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर में हमारी मदर, वो जो हमारे लिए खाना बनाती हैं, कोई भी काम हमारी देखभाल करती हैं, वो अनपेड होता है, इसमें उन्हें कोई मनी नहीं मिल रही होती है। तो ये हमारा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हमें अगर कुछ भी अपनी कम्युनिटी बनानी है या कोई गुड्स या सर्विस बनानी है तो हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगता है। जैसे हमें खाना भी बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं, सब्जियां लगती हैं। उसी तरह जब भी कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज कुछ भी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। उसी तरह इन रिसोर्सेज को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको यूज़ करते हैं तो इनकी एक वैल्यू भी होती है, इनकी कॉस्टिंग भी होती है। आपको पैसा भी देना पड़ेगा उनको यूज़ करने के लिए। जैसे लैंड हम यूज़ करेंगे तो हमें रेंट देना पड़ेगा, लेबर हमें यूज़ करेंगे, लेबर का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें वेज, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। कैपिटल, कोई मशीनरीज का इस्तेमाल करेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कोई एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। तो ये जो हम कॉस्टिंग, इन फैक्टर, इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो कॉस्टिंग होती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे दो कॉस्टिंग होती है, एक फैक्टर कॉस्ट, सेकंड इज मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जब जो हम रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए देते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में जो भी हमारा कॉस्ट होगा वो हमारा फैक्टर कॉस्ट है। एंड देन मार्केट कॉस्ट, ये कॉस्ट कौन पे, ये कॉस्ट कंज्यूमर पे करता है। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो प्रोड्यूसर के पास कॉस्टिंग मिलती है वो फैक्टर कॉस्ट हुआ, और जो कंज्यूमर को कॉस्ट लगती है, जो मार्केट में उसे मिलती है, वो चीज़ मिलती है, वो जैसे चीनी 38 रुपये मिल रही है, 40 रुपये मिल रही है, तो जो 40 रुपये है वो हमारा मार्केट कॉस्ट है जो कंज्यूमर पे कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए एक कोई इंडस्ट्री है, राम है, राम ने टी शर्ट, अब कहीं से उसे अपने डिज़ाइनर टी शर्ट्स उसे लेने हैं, ठीक है, तो उसने किसी इंडस्ट्री से सस्ते में वो क्लोथ्स खरीद लिए, फैब्रिक्स खरीद लिए, मान लीजिए 100 रुपये में उसे फैब्रिक्स खरीदा, उसमें उसने डिज़ाइनिंग या प्रिंटिंग कर दी 50 रुपये की, यहाँ पे उसे कॉस्टिंग पड़ी 150 की एक शर्ट के ऊपर। अब इस टैक्स, अब जो प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 10 रुपये का टैक्स लगाया। यहाँ पे टैक्स, दो टैक्सेस हो सकते हैं, एक होता है प्रोडक्शनल टैक्स होता है, एक होता है प्रोडक्ट टैक्सेस होता है। जब प्रोडक्शनल टैक्स होता है जिसमें हम लाइसेंस की टैक्सेस, लाइसेंस टैक्स देते हैं और बाकी जो फीस देते हैं, जो हमें उस समय शुरुआत में बनाने में पड़ता है। और ये होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये जो अब ये जो वाले जो टैक्सेस हैं, ठीक है। और मान लीजिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी, ये प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स होते हैं, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 5 रुपीज़ की, ये प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दे दी गई है।
उसी तरह प्रोडक्शनल सब्सिडी होती है, एक प्रोडक्ट सब्सिडी होती है। प्रोडक्शनल सब्सिडी पड़ती है रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सब्सिडी पड़ती है, और जो प्रोडक्ट सब्सिडी है वो हमें प्रोडक्ट पे पड़ेगी। अब यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग जो मार्केट कॉस्ट जो हम निकालेंगे, तो मार्केट कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट 150, टैक्स 10 एंड 5 रुपये की आपकी 5 आपको सब्सिडी पड़ रही है, तो टोटल कॉस्ट इसकी पड़ जाएगी 155। ये 155 जो है ये हमारी मार्केट कॉस्ट होगी, जो से कौन देगा, कंज्यूमर पे करेगा। ओके, दिस इज द मार्केट कॉस्ट। हमारा नया कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इट इज द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू है, जो हमारे इकोनॉमी में आती ऐड होती है, उसे कहते हैं GVA। जैसे कि ये है GVA का एक फॉर्मूला, जो हम GVA निकालते हैं, ये अलग अलग स्टेज पे होता है, ये सेक्टर वाइज होता है, ठीक है। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मान लीजिए कोई बेकरी है, उस बेकरी ने सेल की 10,000 की सेल की, मानी ये हो गया आउटपुट। अब इस 10,000 की सेल करने में उसे कुछ इनपुट कॉस्ट भी लगा होगा। मान लीजिए इनपुट कॉस्ट लगा 400, ये आपका लगा इनपुट कॉस्ट। अब यहाँ पे जो बचा ये 600, ये 600 की जो वैल्यू हुई ये होती है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू हमारी ऐड होगी जो इकोनॉमी में बढ़ेगी। उसी तरह कोई भी इंडस्ट्री, ये बेकरी हो गई, ठीक है। उसी तरह जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बड़ा प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में, उसकी अलग अलग ग्रॉस वैल्यू, उसकी अलग अलग वैल्यू होगी जो कि ऐड होगी इकोनॉमी में हमारे। ये एक छोटा सा है, सेक्टर वाइज है। मान लीजिए ये हमने बेकरी की बात की, उसी तरह हमने मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बेकरीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे जो कुछ भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऐड कर दिया, ठीक है। गुड्स का प्रोडक्शन हमने ऐड कर दिया, ABCD इन सबका GVA हमने ऐड कर दिया। जब इन सबका टोटल प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, ठीक है, उन प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी, ये जो 600, ये जो वैल्यू होगी वो ऑन अ लॉन्ग टर्म नेशनल बेसिस पे हम देखेंगे तो उसे कहते हैं GDP। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बाउंड्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ ईयर और अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा, उसकी जो भी प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इसमें प्रोडक्ट अलग होता है, जैसे कि एक एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि टी है, फ्लोर की बात करते हैं, ठीक है, वीट फ्लोर की बात करते हैं। वीट का फ्लोर है, ठीक है, इससे ब्रेड बनता है, ठीक है, और इससे आगे जाके कुछ लोग सैंडविच में देते हैं। जब तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया सैंडविच, ठीक है, ये हमारा इनिशियल प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये ऐड होगा, ये इसकी वैल्यू हम लोग मानेंगे, ठीक है, जो कंज्यूमर तक डायरेक्टली जा रही है। यहाँ पे जो ब्रेड की वैल्यू होगी उसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड की वैल्यू सैंडविच में ऐड हो चुकी है, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपये का फ्लोर है, ब्रेड है 20 रुपये का। जब अब जो शॉपकीपर है, ठीक है, उसने जो ब्रेड खरीदा, ब्रेड को अब वो सैंडविच में बना रहा है, अपना जो भी डाल रहा है, और वो दे रहा है 35 रुपये, वो 35 रुपये में बेच रहा है। तो ऑलरेडी ये 20 रुपीज़ तो लग चुका है, ये कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है। ये 15 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, इसे जो ऐड कर रहा है इस वैल्यू को, ये GVA ही हो गया, ठीक है। अलग अलग स्टेज पे GVA ग्रॉस वैल्यू निकलती है, ये टोटल वैल्यू 35 हो गई। तो जो फाइनल प्रोडक्ट, इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट बीच के प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, हम लोग हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेते हैं। जो कंज्यूमर तक पहुंचती है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये जो 35 की जो वैल्यू बनेगी इसको हम ऐड करेंगे। तो द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बाउंड्री
इंडिया मतलब कोई भी रीजन में जितने भी गुड्स बनेंगे या सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर तक डायरेक्टली जा रहे हैं, इस एरिया में जितने भी बनेंगे वो हमारे जीडीपी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट, ये जितने भी होंगे, इनकी जो भी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू जो भी होगी मॉनेटरी वैल्यू मतलब जो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी में उन वैल्यू, उन गुड्स एंड सर्विस की क्या वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए कि ब्रेड है, ठीक है, आपके घर से आया, एक बात कीजिए, ठीक है, आपके घर में ब्रेड आया, ठीक है, और आपके टोटल मोहल्ले से, आपका वहाँ पे पूरे कॉलोनी से वो ब्रेड की कॉस्टिंग ले ली गई, तो कितना हो गया, मान लीजिए ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ हो गया। तो वो जो ब्रेड है वो आपकी पूरी कॉलोनी से आया है ना, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू हो गई वो आपकी, वहाँ के आपके कॉलोनी की जो जीडीपी हो गई वो 500 हो गई। उसी तरह पूरे इंडियन हम कंट्री में कहीं भी जो कुछ भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विस का, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो जीडीपी, सिंपल एज इट इज। ओके, अब ये जीडीपी जो होता है, जो जीवीए होता है, जीवीए यूज़ किया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब जीडीपी भी अलग अलग होता है, एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट कॉस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आते हैं जीडीपी के ऊपर। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हो, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। अब मान लीजिए कोई भी एक्स कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्शन किया ऑटोमोबाइल्स का, कार्स का, जो भी प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, उसी तरह जो भी प्रोडक्शन होगा सब इंडिया की जीडीपी में ही काउंट होगा। इंडिया के बाहर का कुछ भी अगर बनेगा तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अब मान लीजिए ये एक्स कंपनी यूएसए में आ गई, ठीक है, अब इन्होंने यूएसए में प्रोडक्शन किया, तो ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा कि यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा? नहीं, ये काउंट होगा यूएसए की जीडीपी में। क्यों? क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के बाहर बन रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर कोई फॉरेन कंपनी का आई, मान लीजिए वाई कंपनी इंडिया में आई, सेटअप हुई है, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक, अब एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, एम्बेसी, जो ये गाइडलाइंस होती हैं, इसमें बोला गया है जो एम्बेसी की जो एम्बेसी के प्रेमाइसेस में, एम्बेसी के एरिया में जो भी गुड्स बनेगा, जो भी गुड्स बनेगा वो, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है यूके में, ठीक है, अब है तो ये यूके में, तो ये इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होना चाहिए। बट ये एक्सेप्शन है, इसलिए जितनी भी एम्बेसी की प्रेमाइसेस में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो इंडिया की जीडीपी में ही काउंट होगा। ठीक है, उसी तरह यूके का है, यूके का एम्बेसी अगर इंडिया में एस्टैब्लिश हो रही है तो उनके प्रीमाइसेस में जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो यूके की जीडीपी में ही काउंट होगा। सेकंड, एयरलाइंस, मान लीजिए सिंगापुर एयरलाइंस में आप कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ ट्रैवल, वो इंडिया ट्रैवल, सिंगापुर तो इंडिया ट्रैवल कर रही है। अब ये जो कॉफ़ी का जीडीपी है वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा? नहीं, ये भी सिंगापुर के जीडीपी में ही, ये भी सिंगापुर के जीडीपी में ही काउंट होगा। ठीक है, जो होस्ट कंट्री है उसकी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, जो ओरिजिन कंट्री है उनकी जीडीपी में ही काउंट होगा ये। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए क्रूड ऑयल का हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्सप्लोरेशन, एक होती है रिफाइनरी। एक्सप्लोरेशन जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं अर्थ से, ठीक है,
अगर मान लीजिए कतर में है, कतर में इंडिया एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो वो कहाँ काउंट होगा? वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन जब हम इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, इस एक्सप्लोरेशन से जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कतर की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, पहला ये, दूसरा एम्बेसी, एयरलाइंस, ये सब कुछ एक्सेप्शंस है जो उनके ओरिजिन कंट्री के ऊपर होता है। ठीक है, देन वेज ऑफ मेजरिंग जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। मोस्टली 3 तरीके हमारे यहाँ हैं। प्रोडक्शन बेसिस पे हम लोग देखते हैं, इनकम बेसिस पे और एक्सपेंडिचर बेसिस पे। प्रोडक्शन बेसिस में हम क्या करते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हमारे कंट्री में, हमारे इस एरिया में, उन सबको ऐड कर देते हैं। वैल्यू एडेड एट ईच लेवल ऑफ द प्रोडक्शन कम्स अंडर द आउटपुट लेवल। इससे हमारी जीडीपी मिल जाती है। ठीक है, एट द जीवीए फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज। देखिए जीवीए जब हम एग्रीगेशन कर देते हैं जीवीए का, तो हमारा जीडीपी ही बन जाता है। दूसरा इनकम, टोटल इनकम। जब हम टोटल इनकम प्रोडक्शन में अर्न, जो प्रोडक्शन में अर्न करने में हुई है, मतलब जो भी हमारी इनकम हमको मिली है उसको ऐड कर देंगे, तो वो हमारा जीडीपी बताता है। जैसे कि ये होगा वेज हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट हो गया, ये आपका रेंट हो गया, ये टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इट फोकस ऑन हु अर्न्स द इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन को ऐड करते हैं, यहाँ पे टोटल इनकम को ऐड करते हैं, और ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको हम लोग काउंट करते हैं। टोटल स्पेंडिंग ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा फी मीन्स तो जो हमारा हाउस होल्ड में जो खर्चे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में जो खर्चे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे हो रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड दिस इज इम्पोर्ट। यहाँ से जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है, इट विल ऑल्सो टेल अबाउट द जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी की दो बात है। ये हालांकि ये जीडीपी एक दो तरह की होती है। एक जीडीपी रियल जीडीपी होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जो हमें बताती है वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम द बेस ईयर। एक देखो, दो तरह की जीडीपी होती है। ठीक है, एक जो होती है रियल जीडीपी जो होती है वो हमें बताती है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग, ये हमें रियल जीडीपी हमें बताता है कि कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस साल में। इसको एक बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है। बेस ईयर 2011 एंड 12 है। हालांकि जो हमारी CSO है वो इस बेस ईयर को चेंज करना चाहती है, वो 2017-18 करना चाहती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जो रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एट द करेंट प्राइस लेवल। मान लीजिए आज के प्राइस में जो क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, ये 100 रुपये की है। ठीक है, आज का जो करंट प्राइस है, पहले का जैसे मान लीजिए पिछले साल का करंट प्राइस है 10, आज का जो करंट प्राइस है मान लीजिए 15, तो ये होगी, ये जो होगी ये हमें नॉमिनल जीडीपी बताती है। ठीक है, मतलब करंट, ये हमें करंट ईयर से निकलता है, और रियल जीडीपी हमारा बेस ईयर से निकलता है। ठीक, इट इंक्लूड्स द चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में जो चेंज आया है ये उसको बताता है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट दैट टाइम दे सोल्ड, इट टेल अबाउट दैट। और जो हमारी कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी रियल जीडीपी बताता है। ये हमारी ट्रू जीडीपी होती है, ट्रू साइज होती है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, जब हमें रियल जीडीपी निकालनी पड़ती है तो हम जीडीपी नॉर्मली निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन को, जो भी प्राइस लेवल में चेंज आया है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम हटाने के बाद जो जीडीपी आती है वो हमारी रियल जीडीपी आती है। वही जब हम नॉमिनल के बात करते हैं, जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं
तो इट विल इन्वॉल्व द चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है। रियल जीडीपी हमें बताती है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है। ठीक है। इट टेल्स वेदर द पीपल आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, वेदर पीपल आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग या कंज्यूमिंग मोर। अच्छा, एक बात आती है कि अगर क्या हमारा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा हो सकता है? रियल जीडीपी कैन बी ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी लेस देन नॉमिनल जीडीपी। क्या हो सकता है इसमें? अगर इन्फ्लेशन हमारा ज़ीरो है तो जो हमारा रियल जीडीपी है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी के बराबर हो सकता है। ठीक है। अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा हो सकता है? बताइए, आप बताइए। नहीं हो सकता, है ना। नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगा क्योंकि प्राइस लेवल हम लोग एक कांस्टेंट बेस पेयर से कंपेयर कर रहे हैं रियल जीडीपी में। नॉमिनल में हम करंट को बात कर रहे हैं क्योंकि करंट में हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन ऐड होता है, इसलिए नॉमिनल या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल्स टू हो सकता है। फिर आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जैसे कि आप मान लीजिए आपने 100 रुपये का 100 सेब लेने, 100 एप्पल्स आपको खरीदने। ठीक है। 10 रुपये का ईच एप्पल है। ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 2000, ये चलिए बात कर लिए 2024 की। तब प्राइस 10 रुपये, एक सेब का प्राइस 10 रुपये था, तो टोटल हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी 10,000 रुपीज़। ठीक। अब 2025 में 10 की जगह 15 रुपीज़ पर एप्पल हो गया। लेना हमें उतना ही है, तो कितना हो गया ये 1500 हो गया। ये जो चेंज आया है ये किसकी वजह से आया? इट कम्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ गया है। दिस इज व्हाट इट टेल्स नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। अब एक यहाँ पे टर्म आता है कि व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। हालांकि जीडीपी डिफ्लेटर यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन में बताने में, इन्फ्लेशन कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर इट इज़ अ मेजर ऑफ ओवरऑल चेंज इन द प्राइस, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इन इकोनॉमी। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ऑफ द चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, नॉट चेंज इन आउटपुट। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो हमें बताता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ये जो होता है ये हमारा प्राइस लेवल होता है, ये हमारा बताता है प्रोडक्शन कैसा है। ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर और जस्ट सिंपली द प्राइस इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस लेवल। ठीक है। जैसे कि हाउ मच वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर, ये हमें बताता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हम ज़्यादा जस्ट, या फिर सिंपली प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, दोनों को ऐड माना जाता है। ठीक है। क्या बात हुई हमारी
यहाँ पे जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी हमारी रियल जीडीपी होती है, ठीक है। ये हमें बताती है वेदर कि हमने एक्चुअली में हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, कि वेदर पीपल्स आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग, कि हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। ये हमारी ट्रू साइज ऑफ इकोनॉमी को बताता है, ठीक है। और ये एक बेस पेयर से हम लोग करते हैं, ये एक बेस पेयर से हम लोग इसे निकालते हैं। और नॉमिनल जीडीपी जो होती है, नॉमिनल जीडीपी हमें बताती है कि प्राइस लेवल में इंक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द पॉइंट जिस समय उसे बेचा जा रहा है, वो एक्चुअल प्राइस को बताती है, ठीक। इसके बाद आता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? द टोटल market value of all final goods and services produced by the resident of a country in a given period regardless of where they found located. जीएनपी हमें बताता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे रेसिडेंट से कितना हो रहा है, ठीक है, यहाँ के रहने वालों से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब नहीं पड़ता कि वो बाहर रह रहे हों या अंदर रह रहे हों, इंडियन रेसिडेंस जो हो रहे हो, ठीक है। मान लीजिए राम है, राम यूएसए में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा? जीडीपी में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये हमारा इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जीएनपी हमको ये बताता है कि हमारे जो इंडियन के रेसिडेंट्स हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर कोई फॉरेनर है, एलेक्स है, मान लीजिए एलेक्स है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा? इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। इंडिया की जीएनपी में ऐड होगा? ये इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है, और इंडिया की जीएनपी में ऐड नहीं होगा। बाय द रेसिडेंट्स नेशनल ये ऐड होगा, एक मिनट, सॉरी, इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा और जीएनपी में ऐड होगा, ठीक है। अगर वो टेम्परेरी है, 1 साल से रह रहा है या उसके कम साल से रह रहा है इंडिया में, लेकिन इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, तो इंडिया की जीएनपी में ऐड होगा, ठीक। जीएनपी निकालने का ये एक जीएनपी कैसे, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ यहाँ पे कि, एक मिनट, जो जीएनपी है वो जो जीएनपी है वो जीडीपी प्लस इंडियन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडियन की अब्रॉड से जो इनकम वो पा रहा है, अब्रॉड रेसिडेंट इनकम फ्रॉम इंडिया, इन दोनों को मिला के होता है हमारा, आता है एन नेट फैक्टर, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमें बताता है कि जो इंडिया के इनकम बाहर से अब्रॉड में कमा रहे हैं और जो फॉरेनर हमारे यहाँ कमा रहे हैं, उसका डिफरेंस बताता है। इट सिंपली टेल्स कि जो हमारे इंडियन ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा कमा रहे हैं या फॉरेन, हमारे इंडियन ज़्यादा कमा रहे हैं और इंडियन फॉरेन हमारे वर्ल्ड से, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा कम कमा रहे हैं। इट ओनली टेल्स अबाउट दैट, ठीक। तो जीडीपी हमने देखा था अब तक हमने क्या देखा, ये हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ओके। अब तक हमने देखा, क्या देखा, जीवीए देखा, ठीक है। जीवीए हमारा कैसे निकलता है, किसी भी फैक्टर कॉस्ट हो गया या उसका सब्सिडी हो गया, ठीक है। जीडीपी निकल रहा है जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, जीवीए का यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होता है। जीवीए एक निकलता है फिक्स कॉस्ट पे, एक निकलता है बेसल प्राइस पे, ठीक है।
तो जीवीए जो हमारा बेसल प्राइस पे निकलता है, पहले जो जीडीपी जीवीए हम लोग निकालते थे वो फिक्स कॉस्ट पे निकालते थे, लेकिन अब इसे हटा के बेसल प्राइस पे हम लोग निकालते हैं जो जीवीए निकलता है। जो बेसल प्राइस पे क्या होता है, सिंपली जीवीए एट अ बेसल प्राइस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये जो होता है एफसी का मतलब समझ रहे, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जस्ट फैक्टर कॉस्ट पे, और जहाँ पे जो बेस ये हम बेसल प्राइस निकाल रहे हैं, ये जीवीए की जो फैक्टर कॉस्ट पे पड़ रहा है, फैक्टर कॉस्ट पे जो भी जीवीए आ रहा है हमारा, ठीक है, उसको जो प्रोडक्शन टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, जो हम लाइसेंस टैक्सेस देते हैं, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, लाइसेंस टैक्सेस या जो भी हम लोग फी दे रहे हैं। और ये जो सब्सिडी हमें मिल रही है रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो सब्सिडी मिल रही है, ये वो है, ठीक है, क्योंकि हम जीवीए में तो हमारा रॉ मटेरियल्स ही होता है, ठीक है। फिर जब हम जीडीपी निकालते हैं एट मार्केट प्राइस, तब हम जीवीए पीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट टैक्स है, ये प्रोडक्ट सब्सिडी है, ये प्रोडक्शन टैक्स है, ये प्रोडक्शन सब्सिडी है। तो अगर, और जीएनपी तुमने क्या पढ़ा, जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, जीएनपी टू जीडीपी नेट फैक्टर इनकम। अगर हमें जीएनपी निकालने को बोला जाए जीवीए से, तो कैसे निकालेंगे, टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस ये वाला जो पार्ट है वो यही तो है मार्केट प्राइस पे, है ना। ये मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जीवीए एक मैं आपको बताऊं, जीवीए एफसी एंड जीडीपी एफसी, ये एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट इनका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन है, इफ एन इंडियन कंपनी प्रोड्यूसेस कार इन जर्मनी, विल इट बी काउंटेड इन इंडिया जीडीपी और जर्मनी जीडीपी। अगर कोई इंडियन कंपनी जर्मनी में कर रहा है तो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा कि जर्मनी का काउंट होगा, ठीक है। जर्मनी के में जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा, ठीक। विच इज हायर, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस और जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट तो हमारा इनपुट कॉस्ट के आसपास होगा, इनपुट मार्केट प्राइस पता है ना, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्या पड़ा होगा भाई, जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। इज द सैलरी ऑफ द इंडियन वर्कर वर्किंग इन द यूएस इंक्लूडेड इन जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा कि जीएनपी में काउंट होगा। जो वर्कर बाहर काम कर रहा है इंडिया के जीडीपी में काम होगा काउंट होगा कि इंडिया के जीएनपी में, इंडिया के जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि इंडिया के बाहर काम कर रहा है। विच ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है। रेंट फ्रॉम अ हाउस इन इंडिया, इंडिया में है, इंडिया की टेरिटरी में है। रेमिटेंस फ्रॉम ऑल इन इंडियन फ्रॉम एन इंडियन वर्किंग अब्रॉड, या प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन इंडिया, या वेजेस पेड टू द वर्कर रिसाइडिंग इन इंडिया। क्या होगा, देखिए ये इंडिया में है, जीडीपी की बात हो रही है ना यहाँ पे, इंडिया में है तो इंडिया में काउंट होगा। प्रॉफिट अर्न इंडिया में है
वेजेस वर्कर इंडिया में है, लेकिन रेमिटेंसेस ये बाहर काम कर रहा है, ये इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ये कहाँ होगा, इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अगेन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन वियर एंड टीयर ऑफ द कैपेसिटेट्स। देखिए एनडीपी हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी से जब हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट को निकाल देंगे। डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है, जो लॉस वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल कैपिटल्स की। जैसे हम लोग जो मशीनरीज हैं, आपने कोई मशीनरी ली, हर साल उसका एक कॉस्टिंग होती है, ठीक है। जब वो कॉस्टिंग धीरे 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 उसकी डिप्रिसिएशन, जो मान लीजिए कोई मशीन है उसकी वैल्यू 100 है, आप उसे हर साल चला 4 5 7 6 साल से कमा रहे हो, तो हर साल उसकी जो वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, वो कम होती जाएगी। जैसे हमारी बाइक्स होती है, जब आप बाइक्स को बेचते हो, ठीक है, तो आपने कोई भी बाइक्स हो गई या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान हो गया, जैसे ही आप वो खरीदा और जैसे ही आप मार्केट में आते हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। कि आपने देखा होगा, आपने कोई मशीन खरीदी है, तो अगर आपने 1000 की कोई समथिंग कोई भी गुड्स खरीदा है, अब आप मार्केट में जाओगे, जैसे ही मार्केट में जाओगे कुछ समय बाद उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बाइक बेचते हो, तो बाइक आप 1-2 साल बाद जब बता देते हो तो आपको एग्जैक्ट उस प्राइस पे नहीं बिकती है जिस प्राइस पे वो पहले थी। माना वो आपको 55,000 में आपने खरीदी है, लेकिन जब आप उसे बेचोगे 2-3 साल बाद, वो 55,000 पे नहीं बिकेगी, वो उससे कम की ही वैल्यू पे बिकेगी। ये वैल्यू क्या होती है, यही है डिप्रिसिएशन वैल्यू। मान लीजिए वो मान लीजिए वो आपकी, मान लीजिए 10,000, इतना रेट नहीं होता है, 10% के आसपास होता है, लगभग 50,000 है। एक साल बाद आपने मान लीजिए बेची, तो ये जो 5,000 है उसकी जो वैल्यू कम हो गई, ये होती है डिप्रिसिएशन वैल्यू, ठीक है। उसी तरह जब हम इंडिया में जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, और जो प्रोडक्शन किया वो तो जीडीपी हो गई, लेकिन उसी में से जब हम मशीन्स, बिल्डिंग्स की वैल्यू को निकालते हैं, उसके डिप्रिसिएशन वैल्यू को हटा देते हैं, तो एनडीपी निकलता है। क्लियर, इसे कैपिटल कंजप्शन कहते हैं। इट रिफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन बिल्डिंग ओवर टाइम ड्यू टू द यूसेज और एजिंग। समय के साथ साथ उसकी जो फिजिकल कैपिटल है उसकी वैल्यू कम हो जाना, वही डिप्रिसिएशन होता है। जब एनडीपी से हम जीडीपी डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा एनडीपी आता है, ठीक है। एनडीपी के बाद आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो एनडीपी होता है ये हमें क्या बताता है, ये सस्टेनेबल प्राइस बताता है इनकम की, सस्टेनेबल इनकम प्राइस बताता है। सस्टेनेबल का मतलब वही हुआ है कि जो वैल्यू को घट के जो वैल्यू आई है वो हमें बताती है कि लॉन्ग टर्म पे क्या प्राइस मिलेगी हमको, ठीक है, अपने गुड्स एंड सर्विस की। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। ये होता है हमारा नेशनल, ये हमें बताता है नेशनल इनकम बताता है हमारी। देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन। नेट वैल्यू जो भी हमारी अर्न की जाती है नेशनल में, जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीएनपी से, तो हमारी निकलती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मैं एक लेमैन टर्म में बताता हूँ। देखो, ये है हमारा, मान लीजिए जीएनपी हमने पढ़ा था, जीएनपी क्या था, जीडीपी प्लस नीफा था, है ना। अब एनएनपी क्या है, अब हमें निकालना है एनएनपी, ठीक है, जीडीपी प्लस एनएनपी। जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो ये होता है एनडीपी प्लस मार्केट प्राइस प्लस नीफा। ये समझ में आया, ये क्या है? देखो, देखिए, जैसे कि हमने जब जीएनपी निकाला, जीडीपी का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था,
जीडीपी मार्केट कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, अब देखिए ये जीडीपी का हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद जब नेट नेशनल हम प्रोडक्ट निकालते हैं उसी तरह हमने फिर जीएनपी निकाला जीडीपी से। तो जीएनपी का हमने एक एलैबोरेटेड फॉर्मूला भी पढ़ा था कि अगर हमें जीएनपी निकालना है मार्केट प्राइस पे तो क्या होगा। उसी तरह जब हम नेशनल की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे हम जब बात करते हैं, मतलब एनपी की बात करेंगे तो एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एनडीपी। एनडीपी कैसे निकाला था? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, एक स्लाइड। ठीक है, देखिए जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। जीडीपी एनडीपी इक्वल टू जीडीपी मार्केट कॉस्ट प्लस मार्केट माइनस जब हम डिप्रिसिएशन करते हैं जीडीपी मार्केट कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी अगर करेंगे माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये जीडीपी एट द मार्केट प्राइस ही तो है जो कि एनडीपी मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, ये रिलेशन होता है एनडीपी जीडीपी का। उसी तरह जब हम जीएनपी निकालते हैं, एनपीपी निकालते हैं तो एनपीपी होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। क्यों? क्योंकि एनपी जो मार्केट कॉस्ट है वो जीएनपी मार्केट कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। देखिए एनडीपी यहाँ से निकल गया। ठीक, अब हमें निकालना है एनपीपी एट मार्केट कॉस्ट। एक मिनट, हाँ यहाँ से हमने एनडीपी निकाला, यहाँ से हमने निकाला एनपीपी, तो ये होगा जीएनपी प्लस नीफा। अब इसको तोड़ दें, देखो एनपीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो गया जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो क्या आएगा? एनडीपी है ना, यहाँ पे ये माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नीफा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, और ये टोटल आ जाएगा हमारा विदाउट नीफा डिप्रिसिएशन, ये आ जाएगा हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस और प्लस नीफा। हाँ, तो ये जो है हमारा
NDP प्लस मार्केट कॉस्ट। ये हमारे फाइनल डिटर्मिनेशंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछ लेगा NDP पूछ लेगा, NPP पूछ लेगा, GNP पूछ लेगा, GDP पूछ लेगा। ठीक है, अब ये एक डिफरेंस दिया गया है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। इसके अलग अलग हमने 3 मेथड पढ़े थे, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ये इनकम का मेथड है, ये आपका एक्सपेंडिचर का मेथड है। ये फोकस करता है कहाँ पे हो रहा है, विद इन द टेरिटरी हो रहा है। GNP ग्रॉस नेशनल इनकम, ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे नेशनल से निकलता है, एट होम एंड अब्रॉड। जो इंडियन रेसिडेंट्स हमारे अब्रॉड में बनाते हैं और जो इंडिया में करते हैं, वो GNP हो गया। GNP का ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से आता है। ये बताता है नेशनैलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इंडियन है कि नहीं। फिर आता है उसी तरह NDP, ये GDP माइनस डिप्रेसिएशन, जो डिप्रेसिएशन के बारे में बताता है। ये हमें बताता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट आफ्टर द कैपिटल लॉस्ट, कि हमारा कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचा है जब उसका कैपिटल लॉस हो जाता है। NPP बताता है हमारा नेशनल इनकम को, नेट नेशनल इनकम। GNP माइनस डिप्रिसिएशन, जो कि हमें नेशनल इनकम आफ्टर द कैपिटल लॉस बताता है। ये सस्टेनेबल इनकम बताता है नेशनल की या इंडिविजुअल की, नेशनल लेवल पे जो सस्टेनेबल इनकम होती है उसके बारे में बताता है NNP। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, नेशनल इनकम, जिसमें हमने पढ़ा था इनकम इकोनॉमी, जहाँ पे ट्रांजैक्शन, मनी का ट्रांजैक्शन होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मार्केट कॉस्ट जो कंज्यूमर को पड़ता है। फिर GVA क्या होता है, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है अलग अलग स्टेजेस पे प्रोडक्शन के, वो ग्रॉस वैल्यू जब एग्रीगेशन कर देते हैं नेशनल लेवल पे तो उसे GDP बन जाता है। GDP जो हमारी विद इन कंट्रीज में जो टेरिटरी में प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा GDP के अंदर रहता है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एम्बेसी, एयरलाइंस, क्रूड ऑयल्स। 3 मेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर के। रियल GDP, नॉमिनल GDP। रियल GDP बताता है कि हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और नॉमिनल जो होता है वो एक प्राइस लेवल के बारे में बताता है, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, जो भी चेंज आया है हमारा। GDP डिफ्लेटर बताता है कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर ये जो इन्फ्लेशन, ये जो प्राइस हाइक की वजह से जो भी प्राइसेज आए हैं। फिर GNP बताता है कि जो भी रेसिडेंट्स हैं हमारे कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इंडियन में या फॉरेन में जो भी कर रहे हैं। ये इसका बीच का रिलेशन था GDP और GVA का। ये क्वेश्चन थे। और NDP हमें बताता है कि क्या हमारी GDP है जब हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन वैल्यू जब माइनस हो जाता है। और NNP बताता है नेशनल इनकम के बारे में बताता है, जो हमारे रेसिडेंट्स इनकम जनरेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में या विद इन आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। ये सस्टेनेबल इनकम बताता है लॉन्ग रन पे। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। एंड दैट्स इट, थैंक यू।